हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली जी के कैप्सूल चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलो बात करते हैं दिल्ली न्यूज़पेपर हेडलाइन के हिसाब से करंट अफेयर को रिलेट करते हुए। जिस हिसाब से हेडलाइन या जो करंट की न्यूज़ है उससे आरपीएससी, आरएस लेवल में, ईओआरओ एग्ज़ाम में, राजस्थान लेवल में, इंडिया लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन जो करंट न्यूज़ है उसको रिलेट करते हुए करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये देखो, आज की न्यूज़ है पेरिस ओलंपिक में वजन और डोपिंग नियमों की अनदेखी, विनेश फोगाट पर कुश्ती महासंघ का बड़ा एक्शन, खेलने पर 26 जून तक लगी रोक। तो आप विनेश फोगाट का नाम तो जानते होंगे सभी, हरियाणा की रेसलर है और इन्होंने हाल ही में कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा था। तो इनके बारे में किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से रिलेट करता है यह न्यूज़, न्यूज़पेपर की यह न्यूज़ एग्जाम से किस हिसाब से रिलेट करता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मई 2026 में नवीनतम अपडेट के अनुसार हरियाणा की स्टार पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट फिर से विवादों और खबरों में है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने के बाद उन्होंने 2028 लॉस एंजिल ओलंपिक के लिए वापसी करने का फैसला किया है। विनेश फोगाट लेटेस्ट न्यूज मई 2026। डब्ल्यूएफआई द्वारा बैन और नोटिस। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट पर कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें 26 जून 2026 को घरेलू गति प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया है। दूसरा है गोंडा टूर्नामेंट से बाहर। विनेश गोंडा उत्तर प्रदेश में 10 से 12 मई 2026 को होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में वापसी करने वाली थी, लेकिन डब्ल्यूएफआई ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। अब बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में अन्य जानकारी जिससे रिलेट करते हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो वर्ल्ड में भी अपना नाम कमा चुकी है विनेश फोगाट। चलो बात करते हैं राजनीतिक पारी। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश ने कांग्रेस के टिकट पर जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अपनी पहली ही पारी में जीत हासिल की। कहाँ से चुनाव लड़ा? जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से। वापसी का लक्ष्य। विनेश ने संन्यास से यू टर्न लेते हुए 2028 ओलंपिक में कुश्ती में वापसी करने का ऐलान किया है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से रिलेट करते हुए मैंने बनाए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन, विनेश फोगाट ने ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर किसे हराया था? किसको हराया था? आपको याद होगा, यूई सुसाकी, जापान की जो पहलवान थी, वो उस समय विश्व की नंबर 1 और गत ओलंपिक चैंपियन भी थी, उसको हराया था। विनेश की अयोग्यता के खिलाफ अपील किस संस्था ने खारिज की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है कोर्ट ऑफ एब्रिटेशन फॉर स्पोर्ट, खेल पंचाट न्यायालय। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अभी इसके बारे में बात करते हैं। कोर्ट ऑफ एर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है, कौन सी संस्था है, इसके बारे में किस हिसाब से ये निर्णय लेता है, इन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो इस यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो खेलों से जुड़े विवादों का समाधान करती है। इसे हिंदी में खेल पंचाट न्यायालय कहा जाता है। अब इसके बारे में मुख्य जानकारी। इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य खिलाड़ियों, टीमों, खेल संघों और आयोजकों के बीच होने वाले विवादों का निष्पक्ष समाधान करना इसका उद्देश्य है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या करता है। तो इसके बारे में अपन बात करें तो CAS खेलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है, जैसे डोपिंग प्रतिबंध, दवाओं का उपयोग, खिलाड़ियों का ट्रांसफर विवाद, मैच फिक्सिंग, ओलंपिक या अन्य खेल प्रतियोगिताओं के नियमों से जुड़े विवाद, खिलाड़ियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की अपील। CS कैसे
मतलब ये इन संस्थाओं में कैसे काम करता है। यह एक स्वतंत्र पंचायत और ब्रिटेशन संस्था है। इसमें विशेष न्यायविद और खेल कानून विशेषज्ञ होते हैं। फैसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होते हैं। कई मामलों में सीएस का निर्णय अंतिम माना जाता है। जैसे विनेश फोगाट वाला था, उसमें सीएस ने जो निर्णय दिया था लास्ट में, उसको अंतिम निर्णय माना था। अभी इसके बारे में बात करते हैं, अभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इसमें आ जाएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो अपनी ओलंपिक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने इसकी स्थापना की थी कि किसी भी खिलाड़ियों को, जैसे किसी डोप टेस्ट हो, किसी खिलाड़ियों के कोई भी वाद विवाद हो, उनके निर्धारण या उनके निस्तारण के लिए इसका संस्था का बनाई गई थी। बड़े खेल संगठन जैसे फीफा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी आदि सीएस को मान्यता देते हैं। जैसे अपना फीफा भी हो गया, फुटबॉल वगैरह वाला, उसके अंदर भी कोई वाद विवाद होता है तो उनको उनका भी निर्धारण निपटारा सीएस के द्वारा किया जाता है। ओलंपिक खेलों के दौरान सीएस की विशेष अदालत भी बनाई जाती है ताकि विवादों को जल्दी निपटारा हो सके। ओके, अभी अपन नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये न्यूज आज की हेडलाइन है, जो नया सैन्य नेतृत्व है, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि होंगे सीडीएस। अब सीडीएस इंडिया के अंदर एक जानी मानी पोस्ट, आप सभी को पता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी अपन बात करें तो भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को नियुक्त किया गया है। उन्हें मई 2026 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। वे जनरल अनिल चौहान की जगह ले रहे हैं। तो ये भी एक रक्षा विशेषज्ञ के हिसाब से देखा जाए, डिफेंस के हिसाब से बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि डिफेंस के हिसाब से एक बहुत बड़ा पद है। चलो बात करते हैं सीडीएस की जिम्मेदारियों के बारे में। तो इसमें अपना यह सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाता है, रक्षा मंत्री को सैन्य सलाह लेना, आधुनिक सैन्य रणनीति और थिएटर कमांड सिस्टम को आगे बढ़ाना, देश की सुरक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये किसके काम है? ये सीडीएस की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। अब भारत में सीडीएस का इतिहास की बात करें तो ज़्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, आपको पता ही है। विपिन रावत जो पहले सीडीएस रह चुके हैं, दूसरे नंबर पे अनिल चौहान थे, उनकी जगह अभी बने हैं एनएस राजा सुब्रमणि। ये तीसरे और वर्तमान नए सीडीएस हैं। ओके, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सीडीएस पद बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका नाम है कारगिल समीक्षा समिति। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, सीडीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो नई दिल्ली में। सीडीएस पद की स्थापना कब की थी? ये इस पद की स्थापना 2019 में की गई थी। चलो अभी बात करते हैं, आज आप सभी को पता ही है 10 मई को मदर्स डे भी है, जो पूरे विश्व, इंडिया, सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। मदर्स डे के महत्व है, माँ के त्याग प्रेम के प्रति सम्मान व्यक्त करना, परिवार में माँ की भूमिका को महत्व देना, बच्चों और परिवार के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत करना। अभी इससे रिलेट कोई क्वेश्चन आया है तो वो देखते हैं। मदर्स डे कब मनाया जाता है? मदर्स डे की कोई तारीख निर्धारित नहीं है, यह मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है, जो किसी भी डेट को आ सकता है, हर वर्ष अलग अलग आता है। दूसरा, मदर्स डे की शुरुआत किस देश में हुई? इसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट में हुई। अभी दूसरे अपन बात करें, इस टॉपिक से हटकर भी बात करें, अपन समाज के बारे में बात करें कि भारत क्या है। भारत देश एक सामाजिक न्याय प्रणाली पर आधारित देश है, जो अलग अलग समाजों से बना हुआ है। अगर ये समाज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये समाज का निर्माण एक मातृ शक्ति के द्वारा किया जाता है। जैसे अपन देखते हैं, छोटे बच्चे को बड़े होने तक परिवार में संस्कार हो गए, ये हो गए, सारे में उनमें क्या है कि का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो इंडिया है वो एक सामाजिक प्रधान देश है, उस हिसाब से इसके अंदर माता का बहुत बड़ा योगदान है। महत्वपूर्ण तथ्य अभी अपन बात करते हैं। अभी एक आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, अखबार में आपने देखा होगा, वायरस की बात थी। इसमें हंता के बाद अब नोरो वायरस, अभी क्या हुआ, जो ईरान
अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उसके अंदर जो जहाज कई कई महीनों से समुद्र के अंदर, उनके अंदर आपस में वायरस की स्थिति पैदा हो गई है। तो उसमें कौन सा वायरस है? उस वायरस है नोरोवायरस, उसको नाम नाम है नोरोवायरस। अब ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं जान। नोरोवायरस को विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। यह दुनिया में फूड पॉइजनिंग का बड़ा कारण माना जाता है। क्रूज शिप में तेजी से फैलता है क्योंकि वहां लोग एक साथ बंद जगह में रहते हैं, काफी दिनों तक रहते हैं, आपको पता ही है। उस हिसाब से यह काफी फैलता है। अब वो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अपन, नोरा वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? पेट और आंत को प्रभावित करता है। दूसरा, नोरा वायरस किस माध्यम से फैलता है? ये दूषित भोजन, पानी और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। अभी अपन दूसरी अदर न्यूज की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी, इंडिया के लिए बहुत ही, डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, इस पे अपन नजर डालते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है भैया, कल ही ये अग्नि मिसाइल का इंडिया ने परीक्षण किया है। तो अग्नि मिसाइल के बारे में अपन बात करेंगे। हाल में डीआरडीओ ने उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को आप पता ही है, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के नाम पे इन मिसाइलों को नाम अग्नि मिसाइल दिया है। अभी अग्नि मिसाइल के बारे में अपन बात करते हैं। अग्नि मिसाइल क्या है? मिसाइल तो बहुत सारी होती हैं, काफ़ी दिनों से है, लेकिन अग्नि मिसाइल चर्चा में क्यों है? क्योंकि अग्नि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है, जिसे भारत की रक्षा क्षमता मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। अब बैलिस्टिक का नाम आ गया तो आप न्यूज़ में डेली सुनते हो, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से ये किया। अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। चलो इनके बारे में। अग्नि मिसाइल की कुछ मुख्य विशेषताएं, यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। लंबी दूरी तक लक्ष्य भेज सकती है। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, इंडिया द्वारा ये मेड है, तो उसमें कॉस्ट भी इंडिया की कमी लगेगी। डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है, तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। अभी अपन बात करते हैं इसके अंदर MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस परीक्षण में MIRV तकनीक का उपयोग किया गया। ये तकनीक क्या चीज़ है, इसके बारे में पूछते हैं तो जानते हैं। MIRV का पूरा नाम है मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। इसका अर्थ है एक मिसाइल कई अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। चलो, MIRV कैसे काम करता है? ये बड़ी मिसाइल लॉन्च की जाती है, अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद वह अलग अलग छोटे वारहेड छोड़ती है। हर वारहेड अलग अलग दिशा में जाकर लक्ष्य को हिट करता है। तो इससे क्या है कि एक मिसाइल से कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, MIRV तकनीक की खास बातें, ये एक मिसाइल कई लक्ष्य, ये भी अच्छी चीज़ है। सटीक और तेज हमला करती है, रक्षा प्रणाली को धोखा देना आसान है, रक्षा ताकत बढ़ाती है। चलो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर MIRV तकनीक के फायदे, कम मिसाइल में ज़्यादा नुकसान क्षमता, दुश्मन की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती, समय और लागत दोनों की बचत, ये भी अच्छी चीज़ है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किन किन देशों के पास है। तो अपन बात करें तो USA, रशिया, चाइना और हाल ही में इंडिया ने इसको विकसित किया है। तो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है डिफेंस सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में अग्नि मिसाइल परीक्षण कहाँ किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इसका परीक्षण किया गया। MIRV तकनीक का उपयोग किसमें होता है? इसका उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों में। MIRV तकनीक का उपयोग कौन से देश करते हैं? अभी इसमें USA, रशिया, चाइना, इंडिया आदि। बैलिस्टिक मिसाइल यह वह मिसाइल होती है जो अंतरिक्ष में जाकर नीचे गिर के अपने लक्ष्य को नष्ट करती है। ओके, तो चलो आज अपन ने बात किया जो अपने न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी, उनको एग्ज़ाम से रिलेट करके अपन ने इन चीज़ों के बारे में बात किया। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अप्रेंटिस है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी हैं, अच्छी जानकारी है, तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ। डेली जीके कैप्सूल चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो उससे मैं और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। ओके, नमस्ते।
थैंक यू।